अब हम लोग एनसीईआरटी जो जियोग्राफी का है चैप्टर, उसमें पहला जो चैप्टर है उस पहला चैप्टर के कितने कैसे कैसे प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक के जो 6 क्लास का एनसीईआरटी है उसमें कैसे कैसे आता है उसके बारे में हम लोग एक बार देखेंगे और उसके अच्छे से जितने प्रश्न उसमें से बनते हैं पहला चैप्टर से उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो पहला चैप्टर में जो है ऐसा दिया हुआ है कि चैप्टर का नाम क्या है। सबसे पहला है चैप्टर का नाम क्या है, तो वह है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी यानी पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ठीक है ना, और सभी ग्रह जो है सौर मंडल के एक परिवार के सदस्य हैं। ठीक है ना, यानी सूर्य के परिवार के सदस्य सौर मंडल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल के परिवार के रूप में जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बारे में हमको, और चैप्टर का नाम भी क्या है कि पृथ्वी में सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे प्रश्न जो एनसीईआरटी से बनता है और ये एग्जाम्स की अगर हम लोग तैयारी के दृष्टि से देखें तो क्या क्या प्रश्न यहाँ से बनता है, वो एक एक पॉइंट हम अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे और जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है उस रात्रि को मतलब पूर्णिमा किसे कहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, पूर्णिमा किसे कहा जाता है, पूर्णिमा कहते क्यों है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, तो जिस दिन चंद्रमा क्या होता है, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देती है, क्या करती है, पूर्ण रूप से दिखाई देना शुरू करती है। पूर्णिमा का मतलब ही क्या है, चंद्रमा को पूर्ण रूप से दिखाई देना ही पूर्णिमा कहलाता है। चंद्रमा को पूर्ण रूप से दिखाई देना ही पूर्णिमा कहलाता है। ठीक है, चंद्रमा इस दिन क्या दिखाई देता है, चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम, पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि के बाद दिखाई देता नहीं है। इस रात्रि को नवे चंद्रमा की, जिस रात्रि को चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है ना, दिखाई ही नहीं देता है, उस रात्रि को हम क्या कहते हैं, दिखाई ही नहीं देता है, तो क्या कहते हैं उसे हम अमावस्या की रात्रि बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं, अमावस्या की रात्रि बोलते हैं। ठीक है ना, आप समझिए कि जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। और जिस रात को चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना, चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, ठीक है, उसको अमावस्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है कि 15 दिन में क्या हो, चंद्रमा पूर्णिमा आती है। ठीक है ना, पूर्णिमा जो है 15 दिन जिसको बोला जाता है अंजुरा बोला जाता है, हम लोग लोकल भाषा में जो है उसको अंजुरिया अंधेरिया बोला जाता है, अंधेरिया बोला जाता है। ठीक है ना, तो 15 दिन रहता है इसका। जब चंद्रमा जो है एकम से लेकर के 15 दिन यानी पूर्णिमा तक जब चलती है, दिखाई देता है हमको, तो उसको अंजूर के रूप में जाना जाता है हम लोग की तरफ। ठीक है ना, ये और 15 दिन के बाद जो है ना, अब ये दिखाई देना बंद होने मतलब कम होने लगता है। ठीक है ना, पहले क्या होता है, दिखाई देता है फुल, उसके बाद वो कम होने लगता है। अब 15 दिन क्या होता है, वो बड़ा होने लगता है। ठीक है ना, जब कम होता है तो उसको अंधेरा बोला जाता है, अंधेरिया बोला जाता है। ठीक है, अंधेरिया बोला जाता है। और ये 15 दिन में क्या होता है, जब 15 दिन लास्ट होता है, लास्टवा दिन जो होता है, उस दिन अमावस्या जब आती है तो पूर्ण रूप से जो है वो चंद्रमा जो है पूरी तरीके से दिखाई नहीं देती है, छोटा सा भी अंश उसका दिखाई नहीं देता है। तो उसको उस दिन हम क्या आता है, अमावस्या आता है। ठीक है ना, अमावस्या आता है। अब पूर्णिमा जब पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं तो पूर्णिमा कहते हैं। तो अमावस्या का अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप लोग, अमावस्या का डेफिनेशन ये हो जाएगा कि जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देती है, जिस रात को, उसको हम क्या कहते हैं, उस रात्रि को अमावस्या बोलते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात किस समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड बोला जाता है। अब आप लोग से प्रश्न पूछा जाए खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो पहले तो पूर्णिमा आप लोग देख लिया, फिर अमावस्या देख लिया, अब इसके बाद क्या देखना है कि खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है और कौन कौन खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली बात है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, ठीक है, वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकती है उसे हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी सूर्य को भी इसके में क्या खगोलीय पिंड के अंतर्गत रखा गया है। खगोलीय पिंड यानी सभी तारा, तारा भी सूर्य का एक तारा है, सभी तारा क्या है, खगोलीय पिंड के अंतर्गत आएंगे। ग्रह, ठीक है ना, सभी ग्रह क्या आएंगे, खगोलीय पिंड के अंतर्गत आएंगे। यानी आप लोगों से
पूछा जाएगा कि चंद्रमा, उपग्रह, उपग्रह भी क्या आएंगे, सभी उपग्रह क्या होंगे, ये भी खगोलीय पिंड में आएंगे। उल्का पिंड, ये सभी छोटे छोटे जो कण दिखाई देते हैं रात्रि में, उसको हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड बोला जाता है, खगोलीय पिंड बोला जाता है। तो आप लोग का आंसर, अगर खगोलीय पिंड का डेफिनेशन पूछेगा तो बोलेंगे सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं, सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं। सूर्य देखिए रात में दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद भी वह क्यों खगोलीय पिंड के अंदर आएगा, इसलिए आएगा कि वे क्या होता है, एक तारा होता है, ठीक है ना। सूर्य क्या है, एक तारा है, इसलिए इसे भी खगोलीय पिंड के अंतर्गत रखा गया है, खगोलीय पिंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि वो भी तारा है। तो सभी तारा क्या होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा क्या सभी तारा खगोलीय पिंड होते हैं, तो हाँ बोलेंगे हाँ, तो खगोलीय पिंड होते हैं, सूर्य भी खगोलीय पिंड होता है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो खगोलीय पिंड अपना उष्मा और प्रकाश, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड में क्या है, सूर्य भी आता है, ठीक है ना। जो खगोलीय पिंड अपना उष्मा और प्रकाश, ठीक है ना, उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह, क्या क्या पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपना प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो नहीं करती है, इसलिए इसे ग्रह बोला जाता है। लेकिन तारा, तारा का अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो जितने बोला है कि खगोलीय पिंड, वे खगोलीय पिंड जो अपना उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, तारा कहेंगे, तारा कहेंगे। तारा का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तारा का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वे खगोलीय पिंड, वे खगोलीय पिंड, पिंड जो अपना उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे तारा कहते हैं, तारा कहते हैं, ठीक है ना। तो सभी तारा जो आएंगे उसमें सूर्य को भी लिया जाता है, वे क्या होते हैं, एक तारा होते हैं जो अपना उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यानी सभी तारा जो है वह अपना उष्मा और अपना उसका प्रकाश होता है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई तो बताए, फिर आगे चलता हूँ, तारा का डेफिनेशन हो गया, खगोलीय पिंड का डेफिनेशन हो गया, ठीक है, पूर्णिमा का हो गया, और हमारा अमावस्या का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तारा का डेफिनेशन, अब हम देखेंगे ग्रह, अब हम देखेंगे ग्रह, ठीक है। ग्रह क्या होता है, ग्रह क्या है, ग्रह का अपना एक उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है, ग्रह का अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो जो अपना उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, और तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं। उपग्रह भी डेफिनेशन आ जाएगा इसमें, लेकिन ग्रह का डेफिनेशन ये होगा कि जो अपना उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है, ग्रह के अंतर्गत आ जाएंगे, ग्रह के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट लिखें, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा पहले ग्रह का डेफिनेशन लिखें। जिस खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, जिस खगोलीय पिंड का साथ में याद करते जाएंगे, जिस खगोलीय पिंड का अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं, तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उसे हम ग्रह कहते हैं, उसे हम ग्रह कहते हैं, ठीक है, ग्रह कहते हैं। ये हमारा ग्रह का डेफिनेशन हो गया, ये हमारा ग्रह का डेफिनेशन हो गया, नेक्स्ट लिखेंगे तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप लोग देखे होंगे आसमान में जो है एक ग्रुप तारा दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के समूह से बनी विभिन्न प्रकार की आकृतियां, तारों से बनी विभिन्न प्रकार की आकृतियां जिसे हम तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसे हम तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं, ये हमारा नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर, ये नक्षत्र मंडल के नाम जैसे लिख लो इसमें, जैसे लिख लो
आरसी मेजर या बिग बियर, ये जो है हमारे क्या है, नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट लिखे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है, जिसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी बोला जाता है। उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में दिखाई देता है, दिखाई देता है, जिसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। उत्तरी तारा भी कहते हैं, उत्तरी तारा भी कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पृथ्वी क्या है? नेक्स्ट पॉइंट लिखे, पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश क्या करती है? सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेती है पृथ्वी। ठीक है ना, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेती है, और सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेकर सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, आसमान में दिखने वाला, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह। इसे, ये प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल। ठीक है ना, ये बनाया हुआ नहीं है, भेजा हुआ नहीं है, नेचुरल। नेचुरल क्या है? उपग्रह है। ठीक है ना, नेचुरल क्या है? नेचुरल मून है, नेचुरल मून है। उपग्रह को इंग्लिश में मून बोला जाता है। ठीक है, नेचुरल मून है, प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक क्या है? उपग्रह है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसे लिख लो, चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह, यानी पृथ्वी का अगर नेचुरल उपग्रह पूछा जाएगा तो सिर्फ एक है, वह है चंद्रमा, वह है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी नेचुरल उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का नेचुरल उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? इतना क्लियर हो गया ना लगभग? आगे देखेंगे, सौर मंडल, सौर मंडल जो मैं पहले ही पढ़ाया हूं, सौर मंडल जिसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल जिसे हम सूर्य परिवार, सूर्य परिवार कहते हैं, सूर्य परिवार कहते हैं। इसमें, इसमें सूर्य मुखिया होता है, इसमें सूर्य मुखिया होता है, और मुखिया होता है, मुखिया होता है, और सभी, सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सभी ग्रह और उपग्रह, उपग्रह क्या करते हैं? ग्रह परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह क्या होते हैं? वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना, और ग्रह की परिक्रमा कौन करता है? तो उपग्रह करता है। जैसे सूर्य की परिक्रमा ग्रह करते हैं, वैसे ग्रहों की परिक्रमा क्या करती, कौन करता है? ग्रहों की परिक्रमा जो है वह उपग्रह करते हैं। तो सूर्य क्या है? सौर मंडल में सूर्य क्या है? एक मुखिया के रूप में है, और सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। सौर मंडल में 8 उपग्रह है, लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में वर्तमान में 8 उपग्रह है, 8 ग्रह है। सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह है, 8 ग्रह है। कौन कौन है? कौन कौन है? कौन कौन है? पृथ्वी, सीरियल नंबर से नहीं लिखवा रहा हूँ, पहले मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी पर हम रहते हैं इसलिए पृथ्वी से शुरुआत करते हैं। पृथ्वी है, ठीक है, बुध, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, शुक्र, शुक्र हो गया, शनि, शनि, वरुण और अरुण। ठीक है, वरुण और अरुण, ये हमारे 8 जो है उपग्रह ग्रह हैं, जो सौर मंडल के परिवार हैं, सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, सौर मंडल के। अब देखो यहाँ पे जो है ना, सीरियल नंबर से जो है मैं इसके दोनों रूप से लिखवा दूंगा। ठीक है ना, एक तो दूरी के हिसाब से पूछता है प्रश्न कि दूरी के हिसाब से ग्रहों का नंबर पूछ देगा, नंबर 1 पे कौन है, बुध पाया जाता है सबसे नंबर 1 पे, तो ऐसे ऐसे पूछ देगा। दूसरा पूछ देगा
बड़े और छोटे के आकार पे, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो आगे मैं बता दूंगा। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है, तो 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड सूर्य के से मिलकर बनता है, ठीक है ना। सभी क्या होते हैं, सूर्य के परिवार बनते हैं, यानी सौर मंडल बनता है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है, नोट करके लिखो। अगर पूछ देगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा बताएं तो क्या होगा आंसर, सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है ना। तो सूर्य क्या है, एक स्टार है, स्टार है। वह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा पूछ देगा, सबसे नजदीक का तारा अगर पूछ देगा तो क्या बताएंगे, पृथ्वी है, सूर्य है, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है या पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, ठीक। नेक्स्ट, अब ग्रह के बारे में हमको पढ़ना है। ये तो जनरल हमको पढ़ लिए, सौर मंडल, ये वो जो भी पढ़ना था, डेफिनेशन लिखनी थी, वो सब हम लोग लिख लिया। अब एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, ग्रह पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, ठीक है, और तारा, जो भी पढ़ना हो आगे एक एक चीज अलग अलग डिफाइन करके इसको, या अलग अलग इसे क्लासिफिकेशन के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग, आप लोग हेडिंग डाल लें, ग्रह डाल लें। सबसे क्या है, ग्रह के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले ग्रह, ठीक है ना। ग्रह के बारे में हमको सबसे पहले पढ़ना है। तो ग्रह यानी क्या होता है, प्लैनेट्स, ठीक है ना, प्लैनेट, ग्रह, ठीक है। तो ग्रह के बारे में हमको क्या पढ़नी है कि सबसे पहला पॉइंट लिखें ग्रह में। ग्रह में सबसे पहला पॉइंट लिखें आप लोग, स्टार बना के लिखते जाओ, स्टार बना के, ठीक है। स्टार बना के पहला पॉइंट लिखो, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। कितने हैं, 8 है। सबसे पहला पॉइंट, अगर ग्रह से पूछेगा तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनेगा कि मतलब ग्रहों की संख्या पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा बात, सूर्य से जो है दूरी जो है ग्रहों की कैसे है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, ठीक है ना। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह लिख लें। पहला नाम लिखे आप बुध, पहला नाम लिखे बुध, ठीक है। दूसरा लिखेंगे शुक्र, दूसरा लिखेंगे शुक्र। तीसरा लिखेंगे पृथ्वी, 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 ठीक है। चौथा है मंगल, चौथा है मंगल, ठीक है। ये हम लोग लिख रहे हैं दूरी के अनुसार, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। यानी सूर्य ये है, सूर्य से सबसे पहले बुध पड़ता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद क्या होता है, बृहस्पति पड़ता है, बृहस्पति पड़ता है, बृहस्पति पड़ता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, कितना हो गया, 5 हो गया ना, 5 हो गया ना। इसके बाद शनि आता है, क्या आता है, शनि आता है, सैटर्न। शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। उसके बाद वरुण आता है, जिसको नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। इसको यूरेनस को अरुण बोला जाता है, अरुण, ठीक है। यूरेनस, यूरेनस याद करेंगे आप लोग, ऐसा आसान रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही पूछता है। यूरेनस के बाद क्या आता है, यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है, नेपच्यून आता है, नेपच्यून आता है, ठीक है। सबसे पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, ठीक। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का हम देखेंगे। पहले हम लोग क्या देख लिया कि ऑर्डर जो दूरी के अनुसार जो सूर्य का है वो हम लोग देख लिया। अब हम बड़े छोटे के आकार पर जो है देखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इतने आप लोग को कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा पूरी तरीके से, ठीक है। कुछ अगर त्रुटियां हो गई होंगी इसमें से बताने में, कोई हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कर देंगे, तो मैं अगले दिन इसको प्रयास करूंगा कि उसको सही बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कुछ गलत हो गया तो, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आज के लिए बस इतना ही। और जो नए लोग हमारे जो चैनल से जुड़े हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और हम लोग ऐसे एक परिवार के सदस्य के रूप में जो है पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। छोटे हो बड़े हो, हमारे जो भी हो, सबको तहे दिल से धन्यवाद, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एबी डाइसी के अनुसार भारत में विधि के शासन
किसमें निहित है, ये प्रश्न पहला है। और इसका आप लोग को जवाब देना है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में, भारत के संविधान अनुच्छेद 12 को कहा जाता है, भारत के संविधान अनुच्छेद 13 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि एबी डाइसी के अनुसार भारत में विधि के शासन किसमें निहित है। कहने का मतलब है, प्रश्न ये कर रहा है कि किस आर्टिकल को एबी डाइसी ने कहा था कि यह भारत के संविधान के किस आर्टिकल में जो है विधि के शासन को निहित किया गया है, निहित माना जाता है, तो ये बताना है। इसका जवाब कल आपको मिलेगा और आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपना दे सकते हैं।